ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल आया है गाजियाबाद से अनिल कुमार सक्सेना जी का। सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सक्सेना जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार, बस बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल ये था कि मैंने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट से 15 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किए थे 5 साल पहले। ठीक है। तो अभी इस साल वो मैच्योर हो गया और मैंने वो अकाउंट क्लोज करा दिया था। तो अकाउंट क्लोज होने के बाद पैसा मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट में आ गया है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मुझे या तो कोई टैक्स तो नहीं देना है, और दूसरा क्योंकि पैसा मेरे पास वापस आया तो मुझे इसको कहीं दिखाना है कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 में। चलिए अनिल जी, जो पैसा वापस आया है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था वो वापस आया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जो इस पे ब्याज आ रहा था वो आप जब जिस साल में आता रहा आप उसको दिखाते रहे, तो अब प्रिंसिपल वापस आना कहीं टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि जितना आपने निवेश किया था वही वापस आ गया। दूसरा आपने पूछा कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना, देखिए जब आपके बैंक में आ जाता है तो एक एसेट बन जाता है आपका, और एसेट जिनकी 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम होती है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में एक स्केड्यूल है जिसका नाम है स्केड्यूल AL, एसेट लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। उन्हीं लोगों के लिए अपने एसेट्स दिखाने जरूरी होते हैं जिनकी 50 लाख से ऊपर की इनकम होती है। तो अगर आपकी 50 लाख से ऊपर की है तो जब ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है तो लाजमी बात है जब आप एसेट्स दिखाएंगे तो उसमें आप बैंक अकाउंट भी दिखाएंगे, उसमें आ जाएगा। पर अगर 50 लाख से कम है तो फिर आपको ये कहीं पर भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही टैक्स चुका दिया TDS को। तो जी पहले मतलब जब इसका इंटरेस्ट एक्रू हो रहा था तो लाजमी बात है ये उसको अपनी उन साल की आयकर विवरणियों में दिखाते रहे होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं अनिल जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगला सवाल है, इससे पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा वो है विदेशों में क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को लेकर के सरकार ने पिछले दिनों खास नियम लाया था कि आप ऐसे ट्रांजैक्शन करेंगे तो 20% आपको TCS देना पड़ेगा। लेकिन उस पर हंगामा काफ़ी ज़्यादा मचा तो फिर सरकार उस फैसले को वापस ले ली है। अब जो नया फरमान है वो क्या कहता है उसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं विदेशों में या फिर भारत में रह के पैसे बाहर भेज रहे हैं तो ये नियम क्या है, नया नियम? कोहली साहब से समझेंगे। कोहली साहब, ये क्या कहते हैं नया नियम? सरकार मुझे लगता है कि पहले फैसला लिया वापस पलट गई। जी हाँ, देखिए TCS पीछे जब ये आया था तो लोग ये कह रहे थे कि तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं, टैक्स कॉम्प्लिकेटेड एट सोर्स हो गया है, यहाँ तक बात हो रही थी। बिल्कुल अब थोड़ा फेरबदल किया गया है कि अगर आप विदेश में बैठ के जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, यानी जब आप ट्रैवल कर रहे हैं होटल के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, किसी भी काम के लिए आप जब यूज़ करते हैं तो वो LRS के दायरे में नहीं आएगा, यानी कि वो TCS के दायरे में नहीं आएगा। पर अगर उसी क्रेडिट कार्ड को अगर आप भारत में बैठ के इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ से आप रिमोट स्वाइपिंग अगर कर देंगे तो वो फिर 7 लाख की जो सीमा है, ये ध्यान रखना होगा सबको, मुझे लगता है याद होगी कि 7 लाख से ऊपर 5% TCS है। उस पर जो 20% कर दिया गया था उसको भी होल्ड कर दिया गया 1 अक्टूबर तक। अब 5% TCS लगेगा तो वो भारत में बैठ के क्रेडिट कार्ड यूज करने पर, और 7 लाख से ऊपर लिमिट पर बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद हम इमीडिएटली कुछ भी क्रेडिट कार्ड से लेंगे तो लगेगा। ऐसा नहीं है, इसका हिसाब रखा जाएगा और आपको उस पर 5% TCS देना होगा। 7 लाख से ऊपर का ध्यान रखिएगा। ये 7 लाख की सीमा जो है एक सिंगल ट्रांजैक्शन की सीमा नहीं है, पूरे कारोबारी साल की सीमा होती है। किसी साल के किसी भी समय पे आप अगर 7 लाख की सीमा पार कर चुके हैं तो भले अलग अलग क्रेडिट कार्ड से हो, अलग अलग ट्रांजैक्शन को सबको जोड़ कर देखा जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा और इसकी व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए सरकार ने 1 अक्टूबर तक का समय भी लिया है। जी हाँ, और अगर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि 7 लाख के पीछे क्या रहस्य है, तो जिस समय डॉलर $70 का था, $1, उस समय $10,000 की लिमिट रखी गई थी। अब तो खैर डॉलर 80-82 रुपए, 81-82 घूम रहा है, तो तब से 7 लाख की सीमा चल रही है। आप ऐसी बात बता दें कि सरकार की नजर इस पर पड़ जाएगी सीमा पे भी। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं दिल्ली, जहां से SD शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर थैंक यू, आपने मेरा क्वेश्चन लिया आपने CNBC आवाज में। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे बच्चे 2 बाहर हैं जिसमें फॉरेन में पढ़ रहे हैं। एक तो मैं उनको जो पैसा भेज रहा हूँ वो ATC में कवर होगा या नहीं होगा। दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपने जवाब भी दे दिया है थोड़ा सा, कि जो 7 लाख से ऊपर वाला मैं फीस देता हूँ तो क्या उस पे TDS कटेगा मेरा? दूसरा क्वेश्चन मेरा कैपिटल गेन का है। कैपिटल गेन ठीक है, पहले इसका जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। आप फोन लाइन पे बने रहिएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो बच्चे विदेश में पढ़ते हैं तो उस पे क्या आज हमारे ज्यादातर दर्शक ऐसे ही आ रहे हैं जिनके बच्चे विदेश में या कोई ना कोई विदेश में है।
जी हाँ, बिल्कुल। एटीसी में जो आप ट्यूशन फी का बेनिफिट मिलता है शर्मा साहब, 1.5 लाख तक की एटीसी की आपको पता होगा लिमिट है, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के लिए मिलता है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अच्छा। तो अगर मान्यता प्राप्त है जिस यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे गए हुए हैं तब तो आपको मिल जाएगा। वैसे भी ये 1.5 लाख तक का है और ये 1.5 लाख बहुत जल्दी ये सीमा भर जाती है, आप इस बात को जानते ही होंगे। दूसरा आपने 7 लाख वाला पूछा, जैसा कि हमने बताया कि 7 लाख से ऊपर जब आप कर रहे हैं तो उस पर बाकायदा टीसीएस होगा, 5% उस पर रेट है, वो आपसे कलेक्ट किया जाएगा जब आप यहाँ से रेमिटेंस करेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है शर्मा जी? मेरा कैपिटल गेन का है सर। कैपिटल गेन में मेरे को, जैसे मैंने 24 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी और बेची मैंने 41 लाख की, तो क्या मेरा जो इन्फ्लेशन का फायदा मुझे रजिस्ट्री के दिन से मिलेगा या जब से मैंने पेमेंट जमा कराई है? दूसरा इसी के साथ रिलेटेड है कि जब मैं वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा रहा हूँ प्रॉपर्टी की तो 39 लाख आ रही है, तो क्या मेरे को टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है। देखिए शर्मा साहब, इसमें पहला आपका सवाल था कि क्या जो कैपिटल गेन है वो लगेगा कि नहीं लगेगा। दूसरा आपने पूछा कि वैल्यूअर का जो वो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा आ रही है। तो इसमें जो सेक्शन 50C होता है, एक तो उसके नियम होते हैं। इसके अंतर्गत आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसा आप जो 39 लाख और 41 लाख जो वैल्यूएशन की है, पर आपकी अगर जो एक्चुअल है, मतलब जिस डेट से, क्योंकि इन्होंने डेट का भी पूछा था लक्ष्मण, तो जिस डेट को रजिस्ट्री होगी, जिस डेट को ट्रांसफर होती है, उस डेट को माना जाता है। जिस डेट को पैसा जमा होता है उस डेट को नहीं माना जाता। दूसरा आपका सवाल है कि वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन इसमें नहीं, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उस कॉस्ट से वो इंडेक्सेशन की जाएगी। वो जो वैल्यूएशन का है वो किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बल्कि इसका रिवर्स होता है तब यूज, हाँ, क्योंकि आपके कॉस्ट के हिसाब से कैपिटल गेन उसमें कैलकुलेट किया जाएगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी उसी के हिसाब से लगाई जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं शर्मा साहब आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप ऐसे ही अपनी उलझने हम तक पहुंचाइए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रोथ होने पर रिटर्न फाइलिंग में क्या सावधानी बरतें, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।